नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम श्री रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित माटी के मूर्ते इस किताब पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम अगला 8वां जो रेखा चित्र या संस्मरण जिसका शीर्षक है भोजी, यह हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भोजी यानी भाभी जिसको कहा गया है। लेखक इस संस्मरण में अपनी भाभी या भोजी का रेखा चित्र बताते हैं, जिसमें लेखक ने भैया की शादी की कथा से ही एक शुरुआत की है। उनके काका के बेटे यानी उनके चचेरे भाई की शादी थी। जब लेखक पहली बार भैया के साथ पालकी पर बैठे थे, शादी बारात में किस तरह रौनक सजावट, जिस तरह आवभगत होती है, मेहमान आते हैं और बहुत कुछ होता है, काम भी होते हैं, तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। उसका पूरा वर्णन जैसे बारीकी से किया है। एक शादी को जाते समय बारात क्या क्या करती है, किस तरह जाती है। और पहले ज़माने में ऐसी गाड़ियाँ कारों से या बस से नहीं जाते थे। पहले ज़माने में घोड़े, हाथी इसको लेकर जाते थे। तो इसका भी वर्णन इसमें आया है। भैया जैसे दूल्हा है तो सजे सजाए थे, रंगीन चमकदार दूल्हे ने कपड़े पहने थे, सिर पर एक जरी की टोपी उन्होंने रखी थी। लेखक इस पहली बारात में मस्त होकर शामिल हुए हैं। लेखक की ये पहली बारात है जब वो शामिल हुए हैं। ये सोच रहे थे कि मैं ही जो अपनी होने वाली भाभी या भौजी का चेहरा पहले देखूंगा, भैया से पहले देखूंगा। शाम को बारात पहुंची। चूने से पुता हुआ जहाँ पर बारात पहुंची या भैया का जो ससुराल था, वहाँ कच्चे मकान थे। यानी चूने से पुता हुआ वो भैया का ससुराल था, खपरेल के मकान थे। और दूल्हे को देखने के लिए जैसे स्त्रियाँ आती हैं, वैसे स्त्रियों का झुंड वहाँ पर खड़ा था। दूल्हे का स्वागत रस्मों के अनुसार किया गया। बाहर बारातियों में जैसे उनकी भी आवभगत की गई, स्वागत किया गया। उसमें जो हंसी मजाक चल रहा था, इसमें लेखक के एक फूफा जी भी शामिल थे। फूफा जी के बालों की वधू पक्ष की ओर से किसी ने मजाक उड़ाया, क्योंकि बाल तब पंडित लोग नहीं रखते थे और फूफा जी ने बहुत सारे बाल बढ़ाए थे। इस कारण लड़की की ओर से या लड़की वालों की ओर से थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया, तो वर पक्ष की ओर से फूफा जी का ये अपमान समझ लिया, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ और आदरणीय थे। फिर क्या, दोनों पक्षों में उसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। जैसे ताना तानी हो गई। माहौल इतना गर्म हो गया कि कुछ लोगों ने कहा कि अब चलो बारात लौट चलते हैं या लौट ले चलो, ऐसा कहा। फिर क्या अजीब स्थिति जैसे उत्पन्न हुई। लेखक कहती कि मेरे तो समझ के ये बाहर थी। घोड़े हाथियों को लेकर वापस चलने की तैयारियां होने लगी थी। लेखक के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहली बारात का ये जो अजीब अनुभव उनको आया था। खैर, थोड़ी देर में वो जो झगड़ा था या ताना तानी थी, माहौल जो गर्म था, वो शांत हो गया। और लेखक के बाबा शांतचित्त व्यक्ति थे और उनके प्रयत्न से ये सब शांत हुआ। लेखक कहते हैं कि भारतीय समाज में जो भौजी का या भाभी का स्थान मरुभूमि में चलने वाले मुसाफिरों को जैसा मीठा पानी मिल जाता है, वैसा होता है। भारतीय जीवन में रूखा सूखापन सर्वत्र हमें दिखाई देता है। जैसे घर घर में अगर नई नवेली दुल्हन आ गई है, उसका रहना, उसका कम बोलना, उसकी और उसको क्या क्या करना पड़ता है, सबकी मर्जी रखनी पड़ती है, आदि सब बातों का वर्णन यहाँ किया है। और इस बातों का विस्तार से वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि जहाँ पति खुलेआम बातें करता है, वहाँ पत्नी को जैसे संकोच करना पड़ता है बातें करते समय, वो हंस भी नहीं सकती। घर में अगर कोई वृद्ध पुरुष है या बड़ा कोई व्यक्ति है तो उसका सम्मान भी करना पड़ता है। और घर में अगर सास है, जेठानी है, तो उनके आदेशों के द्वारा जो काम दिए गए हैं, उन कामों को पूर्ण भी करना पड़ता है। अगर लड़की ज़्यादा हंसती खेलती है, वह तो चंचल है, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह लेखक की जो भाभी है, उसकी भी स्थिति हो जाती है शुरू शुरू में, लेकिन वो अपना जैसा गुण होता है वैसा ही आचरण करती है और भाभी सबका मन जीत लेती है। भाभी के साथ हमेशा हंसी मजाक होता रहता था। जब से भाभी आई थी उनके घर में, जैसे घर एक आनंद कुंज जैसा बन गया था। भाभी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, किशोर अवस्था में थी और अभी वह उतनी समझदार या युवा नहीं बन पाई थी।
लेखक ने अपनी भाभी का वर्णन किया है, दिखने में काफ़ी सुंदर रही है। थोड़े ही दिनों में भाभी ने अपने घर में अपना वर्चस्व स्थापित किया, अर्थात वो सब लोगों का मन जीत लेती है। घर की बूढ़ी या बड़ी महिलाएं उसकी प्रशंसा कर रही थी, जैसे कढ़ाई करनी हो या सिलाई करनी हो, सब कामों में जैसे ये माहिर है। खाना परोसने का एक कला होती है, ऐसा लेखक ने कहा है, और खाना परोसना भी भाभी सीख गई थी, और जिस कारण भैया की माँ है या लेखक की जो चाची है, फूली नहीं समाती थी। भोजी का घर बच्चों के लिए जैसे एक खेल का मैदान था। पाठशाला छूटते ही सब लोग यानी सब बच्चे दौड़ दौड़ के भोजी के घर पहुंच जाते थे। भोजी इन सब से बहुत प्यार करती थी, खाना खिलाती, पानी पिलाती, इनके साथ खेलती भी थी। छोटे से घर में एक आँख मचोली खेलना या बहुत सारे खेल खेलना। पहली होली आई तो ये लोग मज़ा भी करते हैं भाभी के संग या भोजी के संग, बहुत सारे रंग भी खेलते हैं, और 1 महीने तक जैसे वो रंग खेलते रहते। 10 दिनों तक इन्होंने रंग खेले थे, ऐसा वर्णन यहाँ पर दिया है। सबके ज़बान पर जैसे भाभी या भोजी की तारीफ ही तारीफ होती रहती थी। वो बच्चों के साथ मिलकर पूरा होली का मज़ा लेती थी, रंग खेलती थी। जिसकी निंदा कर दे सब बाराती एक दिन लौट कर आए थे या लौटने वाले थे, ऐसा लेखक ने कहा है। वह आज सबको खुश रख लेती है। अब यहाँ पर लेखक कहते कि 10 बरस बाद जब हुए भाभी की शादी हुए और लेखक शहर में पढ़ने जाते थे, कभी कभी घर आना जाना इनका होता था। घर वही पुराना घर अभी नहीं रहा था। एक घर में कई चूल्हे बन गए थे, अर्थात जैसे भाई भाई में बंटवारे हो चुके थे। आपस में बंटवारा होने के कारण भोजी भी अब इनसे अलग रहने लगी थी। अब उसकी सास यानी लेखक की चाची की मृत्यु हो गई थी। अब भोजी अपने घर की मालकिन बन गई थी। उनको एक बच्चा हुआ था, ऐसा लेखक कहते हैं। लोगों के चूल्हे अलग होने के कारण लेखक कहते कि चूल्हे ही अलग नहीं हुए, उनके मन भी या उनके दिल भी अलग हो चुके थे। न कोई प्रेम भाव था, न ही कोई सील या स्वभाव था। सारा घर हमेशा कलह झगड़े के कारण फंसा हुआ रहता था। हमेशा औरतों के या स्त्रियों के झगड़े होते रहते थे। मर्द लोग तो अपने अपने कामों में दिन भर व्यस्त रहते थे, और औरतें घर पे काम करती और काम करते करते जैसे हुक्का पीकर या झगड़ती, ऐसा कहा है। कलह ही कलह हमेशा इनके घर पर रहता था, जैसे घर को इन्होंने नर्क बना दिया हो। इस कलह में भोजी का स्थान तो पूछिए मत, ऐसा लेखक ने कहा है। कि लेखक कहते कि 10 वर्ष तक बारूद राख के नीचे जैसे दबी हो और अचानक उस बारूद के नीचे ढकी हुई राख अचानक उबल गई हो और उसका विस्फोट हो, निकल कर उठा हो, ऐसा लेखक ने अपने भोजी के लिए कहा है। और भोजी की गालियाँ जैसे कलेजों को आर पार कर देती हैं। भाभी या भोजी का दर्जा माता के समान माना जाता है। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक दिन लेखक कहते कि मैं अपने आप पर भी काबू नहीं रख पाया या धीरज में खो बैठा था। घर के कलह से दूर रहने वाले लेखक अपने भोजी के बच्चों को अपने कंधे पर लेकर घूमते थे, बहुत प्यार करते थे। ये कल्पना ही नहीं की थी कि भोजी उन पर ही बरस पड़ेगी। जैसे ही लेखक उनके ऊपर चढ़कर गए तो भोजी दीवार बंद करके चिल्लाने लगी, जैसे कि लेखक ने उनको मारा हो या पीटा हो, ऐसे चिल्लाने लगी। लेखक को उनके भैया ने पकड़ रखा था। इस घटना पर लेखक बहुत शर्मिंदा होते। वो यह भी कहते कि अगर भैया ने उस दिन मुझे पकड़ा नहीं होता, न जाने मैं क्या अपराध कर बैठता। यानी इस घटना के बाद लेखक ने एक सीख ली कि अपना घर का सूत्र उन्होंने स्वयं संभाला और अपने परिवार को उस घर से या उस परिवार से अलग करने का निश्चय किया। लेखक ने अलग मकान भी बनाया। वहाँ भी इनकी भोजी आकर अपने दिल का बुखार निकालने लगी थी। लेखक कहते हैं कि मैं अपने स्वर्गीय भोजी पर कलम उठाने से पहले या उनकी निंदा करने से पहले कलम तोड़ देना पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ निंदा ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भोजी की जग हंसाई में होने नहीं देता। वो कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठे, और ये कलम उठी है तो भाभी की या भोजी की निंदा के लिए नहीं उठी है। लेखक कहते हैं कि व्यक्तिगत सुख दुख वो हमारा था, जिसमें वह गालियाँ देती थी, हमसे झगड़ती भी, हमारा जीना हराम भी कर लेती, लेकिन
कोई बीच में अगर बाहर का या दूसरा कोई बीच में पड़ा तो तुरंत उत्तर देती कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में पड़ने वाले। ये हमारा आपस में मामला है और आपस का मामला है ऐसा कहकर वो उसको फटकारती, अपनी ज़बान से उन लोगों को घायल कर देती। लेखक कहती कि भोजी अपने उम्र में जैसे उम्र के हिसाब से बहुत छोटी दिखती थी और 40वें वर्ष में भी चेहरे पर जैसे आब उनके रहता था, दांतों में चमक थी और छाती पर उभार या चाल में जैसे मस्तानापन इनके अभी भी था। व्रत त्योहार हमेशा सज धज कर वो करती थी, हमेशा सजती धजती, होली में जैसे पागल हो उठती, सभी को रंग लगाती, देवरों को तो बुला बुला कर रंग लगाती, उनके साथ खेलती। जब भोजी का बेटा सयाना होता, एक दिन लेखक ने ऐसे ही उनको कहा था कि भोजी अभी इन बच्चों को ही होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करेंगे। लेकिन भोजी का मानना था कि जवानी ढल गई तो क्या हुआ, मन तो नहीं ढला है ना, बच्चे अपनी होली खेलेंगे, हम अपनी होली खेलेंगे, उनका अपना दिल, हम हमारा अपना दिल, ऐसा वो कहती है। यानी एक खास तरह का लगाव त्योहारों के प्रति, होली के प्रति भोजी का या भाभी का रहा है। बच्चों से खास स्नेह रहता था और बहुत प्यार भी करती थी लेखक के बच्चों से। लेखक के बच्चों में घर आकर वह उपटन लगाना, तेल लगाना, काजल लगाना वो करती थी, यानी अपने गोदी में उठाकर उसे प्यार कराना, हंसना, खिलाना, ये सब चलता था। एक दिन ऐसा ही झगड़ा भोजी का और लेखक के पत्नी का चल रहा था अचानक, और दोनों की आपस में जैसे झगड़े वाली बात गालियाँ गलौज हो रही थी और बीच में लेखक का बड़ा बेटा रो रहा था। अचानक जब रोते हुए देखा तो भाभी अचानक दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उस बच्चे को अपने गोद में लेती है और देखती है कि क्या हुआ, और उस बच्चे को उसकी माँ के गोद में रखती है और तुरंत भागने लगती है, इधर उधर दौड़ने लगती है, क्योंकि उस बच्चे को एक विषारी कीटक ने काटा था। वो बाहर जाती है, गेंदे की पत्तियाँ या तेल लेकर आ जाती है, उसका रस बनाती है और जहाँ पर उस विषैले कीटक ने डंक मारा था उसी पर वो लेप लगा देती है। और इससे हमें समझ में आता है कि झगड़ा एक तरफ और भौजी का या भाभी का प्यार या स्नेह एक तरफ दिखाई देता है। अर्थात वो झगड़ा रहती है और बहुत दिनों तक लेखक के घर के साथ मिलकर ही दोनों का खाना बनाना और उनके साथ ही रहना। उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, भौजी इधर ही लेखक के बच्चों से बहुत स्नेह और प्यार करती थी। जब अब ये जो भौजी नहीं रही हैं, लेखक को यादें आ रही हैं, तो लेखक कहते कि उनके चले जाने के बाद भौजी के बेटे को मेरी पत्नी ने बहुत प्यार दिया, एक धर्म की माँ वो बन गई, उनके शादियों में भी बहुत कुछ किया, लेकिन अब उनके चले जाने के बाद उनका जो कलह था अब शांति में तब्दील हो गया है और वो शांति करके चली गई है। उनकी स्मृतियाँ आज भी जीवित हैं। जब जब लेखक को उनकी भौजी की याद आती है तो लेखक कहते कि मेरे दोनों हाथ जैसे एक तरह से मिलकर और सिर पर जाकर प्रणाम करते हैं कि भौजी को प्रणाम भौजी। इस तरह कह के लेखक ने ये जो भौजी का रेखा चित्र है या संस्मरण है समाप्त किया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये रेखा चित्र 8 नंबर जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित माटी की मूर्ति इस किताब में 8वें नंबर पर दिया गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 9वां जो संस्मरण या रेखा चित्र लेकर मैं जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ। धन्यवाद।